हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो ईवीएस का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं और पहले तो अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो जो थर्ड चैप्टर है वो है सॉइल डिग्रेडेशन। हम यूनिट 3 भी बोल सकते हैं उसको, सॉइल डिग्रेडेशन है। जो सॉइल डिग्रेडेशन में हमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है सॉइल कंपोजिशन एंड प्रोफाइल। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर नया चैप्टर सॉइल डिग्रेडेशन। जो सॉइल कंपोजिशन और प्रोफाइल हमें पहला टॉपिक पढ़ना है, उससे पहले हम पढ़ेंगे सॉइल क्या है। ठीक है, कंपोजिशन और उसका प्रोफाइल तो हम पढ़ेंगे ही, मगर उससे पहले हमें पता होना चाहिए सॉइल क्या है। सॉइल मिक्सचर है ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, गैसेस, लिक्विड्स और ऑर्गेनिजम्स जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लाइफ में। ठीक है, अर्थ की जो बॉडी होती है, जो सॉइल की जो बॉडी होती है, जिसको हम पीडोस्फीयर बोल सकते हैं, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। वो क्या होते हैं कि ये एक मीडियम बनता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि सॉइल के ऊपर ही जो है प्लांट ग्रो कर पाता है। दूसरा क्या बनता है कि सॉइल ही है जिसमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है और ये प्लांट्स को सप्लाई करता है, प्यूरिफाई करता है ये पानी को। जब ये ग्राउंड लेवल तक पानी पहुंचता है, उसको प्यूरिफाई भी ये सॉइल के थ्रू होता है। थर्ड वन है, ये एज ए मॉडिफायर बनता है ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है और जो सॉइल का एटमॉस्फेयर है, मतलब जो ज़मीन तक अगर अर्थ और अर्थ के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी गैसेस हैं, उसको अगर ज़मीन तक पहुंचना है तो सॉइल एक मीडियम है उसके, तो मॉडिफाई होके अर्थ तक पहुंचती है चीज़ें। तो ये सॉइल ही है जो एज ए मॉडिफायर इधर काम करता है। और जो लास्ट वाला है, एज ए हैबिटाइट फॉर ऑर्गेनिज्म। यहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं इस सॉइल में, जो डिग्रेडेशन का काम करते हैं। कोई भी वेस्ट हो उसको बायोडिग्रेड करते हैं, प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो ये यहाँ पे ये जो सॉइल है ये उनका घर होते हैं। ठीक है, ये उसका घर होता है, हैबिटाइट होता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब जो ये सॉइल है ये प्रोडक्ट है बहुत सारे फैक्टर्स का। किस तरीके से ये बनती है, ये बहुत सारे फैक्टर्स के का प्रोडक्ट है। क्लाइमेट के इन्फ्लुएंस में सॉइल बनती है, क्या एलिवेशन है, क्या ओरिएंटेशन है, स्लोप क्या है उस जगह का, उस तरीके से ऑर्गेनिजम्स उस सॉइल में कैसे हैं, सॉइल का पेरेंट मटेरियल क्या था, किस मिनरल से बना है, कौन सा ओरिजिनल मिनरल यूज है उसमें, इंटरेक्टिंग ओवर टाइम, मतलब कितने टाइम से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उस एरिया में, फिर जाके सॉइल बनती है उस एरिया की। ठीक है, कंटिन्यूली अंडर ग्रो करता है, मतलब अंडरगोज डेवलपमेंट। जब बहुत सारी चीज़ें उस एरिया में डेवलपमेंट, बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, तो धीरे धीरे सॉइल की डेवलपमेंट होती है, सॉइल बनता है। जैसे विदरिंग बोल सकते हैं हम। ठीक है, जो रॉक से निकल के छोटे छोटे पार्टिकल निकल के ही सॉइल बनता है, विदरिंग होती है रॉक्स की। तो बाय द एक्शन ऑफ क्लाइमेट या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से सॉइल उधर से एक नेचुरल प्रोडक्ट बनता है। कहाँ से बनता है? फ्रॉम द विदरिंग ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ क्लाइमेट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं विदरिंग को इरोजन भी। ठीक है, जब बहुत सारी चीज़ इरोजन हो जाए तो फिर वहाँ सॉइल उस एरिया में बन सकती है। ठीक है, जो ये सॉइल का साइंस है, जो सॉइल से रिलेटेड मतलब रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, उनकी 2 बेसिक ब्रांच है पढ़ने की। एक है इडाफिलॉजी और दूसरी है पेडोलॉजी। इडाफिलॉजी जो है वो पढ़ता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या है। ठीक है, उसका ये काम है। पेडोलॉजी का फोकस होता है कि किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मॉर्फोलॉजी या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में। ठीक है, हम ये चीज़ें पेडोलॉजी में पढ़ते हैं।
तो ये चीज़ें जो होती हैं ये दो साइंस के अंडर हम दो ब्रांच के अंडर हम सॉइल को पढ़ सकते हैं। इडियोफिलॉजी मतलब कि सॉइल का इन्फ्लुएंस क्या है लिविंग थिंग्स के ऊपर, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके ऊपर सॉइल का क्या इन्फ्लुएंस है, तो इडाफिलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। पेडोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं किस तरीके से ये सॉइल बनी, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, क्लासिफिकेशन सॉइल को किस तरीके से उसके ही नेचुरल एनवायरनमेंट में क्लासिफाई किया गया है। तो ये हम दो ब्रांच में पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सॉइल की, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं सबसे पहले जो हम सॉइल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे हैं, तो एक एक करके हम फिज़िकल प्रॉपर्टी आगे जाके हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है सॉइल का टेक्सचर। सॉइल का टेक्सचर, जो पार्टिकल्स होते हैं जो सॉइल को बनाते हैं, इनको ये एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में आएगा। इनको 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, मतलब बाय साइज़, किसका कितना साइज़ है उस हिसाब से कैटेगराइज इनको 3 ग्रुप्स में किया गया। सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड पार्टिकल जो होता है वो काफ़ी बड़ा लार्जेस्ट होता है, क्ले पार्टिकल स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। और जो सिल्ट है इन दोनों के बीच में मिडिल साइज़ का होता है। मोस्ट सॉइल जो होता है वो लगभग इन्हीं 3 की कम्बिनेशन से बना होता है। किसका? सैंड, सिल्ट और क्ले का, ठीक है। तो रिलेटिव परसेंटेज जो सैंड, सिल्ट और क्ले जो होती है यही सॉइल का टेक्सचर बनाती है, ठीक है। तो जो हम देखेंगे ये जो क्ले लूम टेक्सचर सॉइल फॉर एग्जांपल हैज़ नियरली, जो क्ले वाली होती है लूम, क्ले लूम, उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले इक्वल पार्ट्स में होता है, ठीक है। और ये टेक्सचरल जो है ये कैसे बनता है? वेदरिंग प्रोसेस, जब रॉक बार बार ब्रेक डाउन होता है बाय केमिकल और लिविंग बाय एक्शन ऑफ क्लाइमेट और लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वेदरिंग जब रॉक की होती है तो वहीं से सॉइल बनता है। अब जो आप यहाँ फिगर में देखेंगे सॉइल की प्रॉपर्टीज़ जो हम दिखा रहे हैं, जिसमें हमने टेक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं, जो रिलेटिव प्रिपोजिशन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल एक मास ऑफ सॉइल में होता है वो लेस देन 2 mm इन साइज़ होता है। आप देखिए का वेरी कोरस सैंड जो होगी 2 से लेकर 1 mm तक होगी, ठीक है। और वेरी फाइन सैंड जो होगी 0.1 से लेकर 0.5 mm तक। सिल्ट का साइज़ देखिए 0.05 टू 0.002 mm तक होगा। और क्ले जो होती है जिसको हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं वो 0.002 mm तक लेस देन आप बोल सकते हैं उसका साइज़ होता है। तो इस तरीके से इनका साइज़ जो है वो वैरी करता है। अब जो ये टेक्सचर है हमने जैसे पढ़ लिया ये टेक्सचर, अब हम पढ़ने वाले हैं टेक्सचर। तो मैंने आपको बता दिया कि ये साइज़ पे डिपेंड करता है, सैंड है, सिल्ट है, क्ले, इसका साइज़ क्या है। और इससे एक और चीज़ पता चलती है कि ये सॉइल डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये सूटेबल है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए कि नहीं। नेक्स्ट अब हमारा इसी में है स्ट्रक्चर, ठीक है। सॉइल का जो स्ट्रक्चर है ये होता है अरेंजमेंट ऑफ सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, जो हमने अभी बोला सैंड, सिल्ट या क्ले, ये जो पार्टिकल्स हैं ये किस तरीके से छोटे छोटे क्लम्प्स में, स्मॉल क्लम्प्स में अरेंज हैं, जिन क्लम्प्स को हम पेड्स या एग्रीगेट्स मतलब इकट्ठे हो गए हैं, किस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट बनाया हुआ है इन पार्टिकल्स ने, सॉइल के किन पार्टिकल्स ने? सैंड, सिल्ट और क्ले ने या ऑर्गेनिक मैटर ने एक दूसरे के साथ बाइंड होके किस तरीके से एक पेड्स बनाया है, एक छोटा सा क्लम्प बनाया हुआ है, ठीक है। ये डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन एंड ऑन द कंडीशन इन विच द पेड्स फॉर्म्ड, क्या कंपोजिशन है इस पेड्स की, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, या क्या ये 3 पार्टिकल्स जो हैं 3 टाइप की सॉइल ये है, या कोई और जो ऑर्गेनिक मैटर वो है उसके अंदर कंपोजिशन, और किस कंडीशन में, किस फिज़िकल केमिकल कंडीशन में ये पैड बना है, क्या ये गेटिंग वेट एंड ड्राइंग आउट और फ्रीजिंग, थॉइंग, फूड ट्रैफिक, फार्मिंग, किन कंडीशनों में ये पैड जो एक क्लम्प बना हुआ है सॉइल के पार्टिकल्स का, तो ये होता है सॉइल स्ट्रक्चर। पैड का एक स्पेसिफिक शेप होता है,
ये ग्रैन्युलर हो सकता है गार्डनिंग सॉइल के लिए, अगर जहाँ पे गार्डनिंग होती है उसमें ये ग्रैन्युलर शेप का होता है। ब्लॉकी, कॉलमनियर, फ्लैटी, मैस्यू, इस टाइप के स्ट्रक्चर। मॉडलिंग क्ले, आपने देखा होगा क्ले जो है, हम चिकनी मिट्टी जो होती है उसको एज ए मतलब मॉडलिंग, मतलब किस तरीके से मॉडल्स बनाते हैं उस क्ले से, वो सारी चीज़ें। या अगर आप देखेंगे सॉइल का स्ट्रक्चर बीच वाले एरिया में क्या होता है, वहाँ सिर्फ रेतीली रेतीली होती है वो वहाँ का सॉइल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो किस किस कंडीशन में क्या कंपोजिशन बना है इस सॉइल का, तो वो उसको क्या बनाता है, उसका स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर जो है ये पोर स्पेसेस सॉइल के बीच में कितने हैं, जिसकी वजह से भी इसका स्ट्रक्चर बनता है। पोर स्पेसेस जैसे होंगे तो वो इन्फ्लुएंस करेंगे रूट का ग्रोथ और एयर की पेनिट्रेशन सॉइल के अंदर, वाटर की मूवमेंट सॉइल के अंदर। तो ये सारी ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि सॉइल का जो पार्टिकल है उसने अपने आप को किस तरीके से एक अरेंजमेंट रखा है, बनाया है एक क्लम्प, जिसको हम पैड भी बोलते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को एग्रीगेट करके रखा है, कितनी स्पेस है उसमें, कितना पोर स्पेस है उसमें, कितना वो ग्रो करने दे रहा है एक रूट को, कितना उसमें हवा जा पा रही है। तो ये डिपेंड करता है क्या कंपोजिशन है उस सॉइल की, उसके अंदर किस हिसाब से मटेरियल गए हुए हैं, कौन सी टाइप की सॉइल गई हुई है। दूसरा क्या है कि कंपोजिशन क्या है उसकी और किस कंडीशन के अंडर ये चीज़ें हुई होती हैं। तो सॉइल का स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करता है। ये जो टेबल है जिसमें आप देख रहे हैं कि टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर जो है, आप देखिए, आपने वो फिगर में देखिए, एक पहला ग्रैन्युलर जो रफली स्फेरिकल है, लाइक ग्रेप नट्स, लगता है ग्रेप्स रखे हुए हैं। यूजुअली वो 1 से लेकर 10 mm डायमीटर की होती है। मोस्ट कॉमन इन ए हॉरिजॉन। जब हम प्रोफाइल पढ़ेंगे सॉइल की तब आपको पता चलेगा है हॉरिजॉन्स, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, ये सब क्या है। यहाँ पे क्या होता है, प्लांट के रूट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे स्टिकी प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनिक मैटर के होते हैं उनकी डिकम्पोजिशन होती है। यहाँ प्लांट्स के रूट्स भी होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखते हैं सॉइल के ग्रेन्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, इन ए ग्रैन्युलर एग्रीगेट्स। ठीक है, ग्रैन्युलर वाले फॉर्म में। सेकंड वन है प्लेटी। ये जो होता है ये फ्लैट पेड्स होते हैं। आप देखिए एकदम से फ्लैट है बना हुआ। हॉरिजेंटली सॉइल में ये हॉरिजेंटल तरीके से होता है, वर्टिकल एकदम सीधा होता है, हॉरिजेंटल एकदम से लेटा हुआ होता है। ये लगभग ए, बी और सी हॉरिजॉन में होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हॉरिजॉन जो होता है, हम ये आगे प्रोफाइल में पढ़ेंगे कि सॉइल की लेयर्स होती हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, उस तरीके से हॉरिजॉन चाहिए। तो ये वाला प्लेटी जो है ये ए हॉरिजॉन वाली लेयर में होता है। ठीक है, थर्ड वन जो आप है ब्लॉकी, ये क्यूब शेप्ड होता है। ये फ्लैट सरफेसेस होते हैं, इसके एजेस और कॉर्नर्स काफ़ी शार्प होते हैं इसके, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी राउंड शेप का होता है, उसको हम सब एंगुलर ब्लॉकी भी बोल सकते हैं। और इसका साइज़ लगभग 5 से लेकर 50 mm लगभग होता है। तो ये जो ब्लॉकी होते हैं ये बी हॉरिजॉन में पाए जाते हैं सॉइल की लेयर में। ठीक है, ये जो होते हैं इनके ऊपर, इसमें क्ले का कंटेंट ज़्यादा होता है, इस ब्लॉकी वाले स्ट्रक्चर में क्ले ज़्यादा होता है। और इसके बाद है प्रिस्मैटिक आप देखिए काफ़ी सीधी तरीके से दिखाया गया है, वर्टिकल होता है, काफ़ी बड़ा होता है, वर्टिकली इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं। इसके 5 साइड्स लगभग फेसेस दिखते हैं। इनका जो साइज़ होता है लगभग 10 से लेकर 100 mm तक होता है। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट है कॉलमनर। ये कॉलमनर जो होता है इसको भी आप देखेंगे एकदम से ये भी खड़ा है, फ्लैट बाउंडेड बाय फ्लैट और स्लाइडली राउंडेड वर्टिकल फेसेस, इस तरीके से ये है। टॉप जो होता है इसका कॉलम्स में ये प्रिस्मस जैसा है, ये नॉर्मली राउंडेड दिखेगा आपको ऊपर से, ये एकदम से कॉनिकल नहीं दिखता है। तो इस तरीके से जो ये इसका स्ट्रक्चर है बना गया है। अब जो नेक्स्ट है हमारा सॉइल का ये कलर है। कलर जो है ये इन्फ्लुएंसड प्राइमरी बाय सॉइल मिनरलॉजी। सॉइल के अंदर कौन सा मिनरल है उसी से पता चलता है सॉइल का कलर क्या होगा। वो सॉइल जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होगा तो वो डीप ऑरेंज ब्राउन टू येलोइश ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, वो सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा वो डार्क ब्राउन होगा या ब्लैक होगा।
वो कलर जो है हमें बताता है सॉइल किस तरीके से बिहेव करेगी। सॉइल जो है दैट ड्रेन्स वेल इज़ ब्राइटली कलर्ड, जिसमें अच्छी ड्रेनेज सिस्टम हो जाएगी वो ब्राइटली कलर्ड होता है। और जो एंड वन दैट इज़ ऑफन वेट एंड सॉगी हैव ए मॉटेड पैटर्न ऑफ ग्रेज, रेड्स एंड येलोज। तो इस तरीके से सॉइल के जो मिनरल कैसे होंगे उस पे वो किस पे डिपेंड करता है, उसके अंदर जो मिनरल्स होंगे उससे पता चलता है हमें सॉइल का कलर क्या होगा। नेक्स्ट है सॉइल की कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट लगभग कितना कंसिस्टेंटली है या नहीं है। सॉइल कंसिस्टेंसी रेफ़र करता है इज़ विथ विच एन इंडिविजुअल, एक इंसान एक पैड, जो हमें वो बहुत सारे सॉइल के पार्टिकल्स एक साथ मिलके वो क्लम्प या पैड बनाते हैं, उसको किस तरीके से एक इंडिविजुअल क्रश कर सकता है अपने फिंगर्स में। तो उससे पता चलता है सॉइल की कंसिस्टेंसी और उसका डिस्क्रिप्शन। ये डिपेंड करता है कि कितना मॉइस्चर होगा, उसी हिसाब से वो क्रश हो सकेगा। मॉइस्ट सॉइल जो होती है, जैसे हम बता सकते हैं जो लूज़ होगी, तो वो जब ड्राई हो जाएगी या मॉइस्ट होती है तो हम इजीली उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, मास्टर्स में पकड़ के नहीं रख सकते हैं। अगर जो मॉइस्ट होती है ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते हैं। फ्रेबल जो होती है, जो मॉइस्ट होती है, उसको क्रश कर सकते हैं अगर हम थोड़ा जेंटल प्रेशर थंब और फिंगर के बीच में उसको रखेंगे, हम उसको प्रेस कर सकते हैं, एक लंप एक वो बना सकते हैं उसमें। जैसे हम कोई आटे का गोंद ले लो, हम बनाते हैं ना उसको हाथ में, अगर जब हम उसको प्रेस करते हैं एक लंप जैसा बनाते हैं तो वो कर सकते हैं। फर्म जो होती है जब मॉइस्ट क्रशड अंडर मॉडरेट प्रेशर बिटवीन थंब एंड अ फोर फिंगर, मगर वो रेजिस्ट करती है, वो ज़्यादा टूटती नहीं है। अब जो वेट सॉइल होती है, जिसमें प्लास्टिक, जो वेट सॉइल होती है जब हम उसमें मॉडरेट प्रेशर देते हैं वो एक लंप बना देती है उसको। मतलब अगर आप देखेंगे जो वेट सॉइल होती है, जब हम जैसे कोई बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन, तो वो वेट करता है, फिर उसके बाद उसको कैसी भी शेप देता है, हम उसको एक वायर जैसी भी बना सकते हैं, हम उसमें बर्तन भी बना सकते हैं। थंब और फिंगर के बीच में हम किसी तरीके से भी वेट में, मॉइस्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो वहाँ से थोड़ा थोड़ा मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, वो अलग निकल सकती है क्योंकि वो सिर्फ मॉइस्ट है, उसमें गीलापन है। मगर जो वेट होती है वो फिर पूरी गीली होती है, वो एकदम से अलग अलग शेप्स में स्ट्रेच हो सकती हैं, उसको हम पुल कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट अदर मटेरियल टाइप में बना सकते हैं। अब जो ड्राई होती है वो तो इतनी सॉफ्ट होती है कि वो पाउडर बन जाती है। अगर एक इंडिविजुअल चाहेगा उसको अलग थोड़ी थोड़ी से प्रेशर देकर हम उसको स्लाइटली प्रेशर देके उसको ग्रेन्स में उसके छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे आप बोलो पार्टिकल्स निकल सकते हैं। जो ड्राई होगी वो पाउडर फॉर्म में निकलेगी। अगर ज़्यादा हार्ड है तो उसका तो ज़्यादा प्रेशर दे के मतलब हम उसको बना सकते हैं, मगर प्रेशर बहुत ज़्यादा देनी होती है उसको। वो बहुत प्रेशर देने के बावजूद भी काफ़ी रेजिस्टेंस होती है उसके अंदर, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है, वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकती है। इससे हमें पता चलता है मॉइस्ट होगी तो हम थोड़ा प्रेशर देंगे तो थोड़ा सा हमें क्लम्प्स में, हम मुट्ठी में उसको बंद कर सकते हैं। तो एक वो कंसिस्टेंसी हमें पता चलेगी कि किस हिसाब से, अगर मॉइस्ट है, अगर वेट है तो हम उसको वायर या किसी और भी मटेरियल शेप फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे हाँ बर्तन बनाता है कुम्हार, तो वो क्या करता है, वो गीली मिट्टी को बनाता है, पर अगर ड्राई होगी सॉइल तो कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है। या तो वो हार्ड होगी कि तोड़ी नहीं जा सकती, या तो अगर ऐसा होगा कि सॉफ्ट होगी वो, तो उसको ब्रेक किया जा सकता है और वो पाउडर फॉर्म में ग्रेन्स निकल सकते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं उस सॉइल के। तो उससे उसकी कंसिस्टेंसी जो है, ये भी एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है सॉइल की। नेक्स्ट है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी वो प्रोपोर्शन होता है वेट ऑफ सॉइल रिलेटिव टू इट्स वॉल्यूम। कितना वेट है एक सॉइल का और उसके वॉल्यूम के हिसाब से। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल पर वॉल्यूम, ठीक है, वेट ओब्लिक वॉल्यूम। और मेजर कर सकते हैं कितना यूनिट ऑफ ग्राम है सॉइल का पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स में, कितना वॉल्यूम है, ठीक है ना। बल्क डेंसिटी एक टाइप का इंडिकेटर है कि कितना अमाउंट ऑफ पोर स्पेस अवेलेबल है सॉइल में विद इन इंडिविजुअल सॉइल हॉरिजॉन। जब हम सॉइल के प्रोफाइल्स पढ़ेंगे, वो सॉइल हॉरिजॉन बोलते हैं हम उसको, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो ये बल्क डेंसिटी है उससे पता चलेगा इसके अंदर स्पेस कितनी है, पोर स्पेसेस अवेलेबल कितने हैं। पोर स्पेसेस को किस तरीके से किया जा सकता है,
1 माइनस बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी तो मैंने आपको बताया, ग्राम ओब्लिक कितना क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है वो निकलता है बल्क डेंसिटी। पोर स्पेस क्या करना है फिर 1 माइनस बल्क डेंसिटी। तो इस तरीके से हमें उसमें पोर स्पेसेस कितने स्पेस है उसके अंदर, क्योंकि हवा, पानी, मिनरल्स उन्हीं पोर स्पेसेस के थ्रू एक्सचेंज होती जाती हैं। अब जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम आयन एक्सचेंज पढ़ेंगे, सॉइल का पीएच क्या रहेगा वो हम सब पढ़ेंगे इसके अंदर। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़, अभी तक हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। सॉइल का जो रिएक्शन है जिसको हम पीएच बोल सकते हैं, बाय डेफिनेशन पीएच जो होता है वो मेजर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन कितनी है किसी भी चीज़ में। अब हम सॉइल में पढ़ रहे हैं तो हम सॉइल का बोलेंगे कि पीएच मतलब एक्टिव हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब H+ की कंसंट्रेशन सॉइल में कितनी है, तो उससे हमें पता चलेगा ये सॉइल एसिडिक है ये या अल्कलाइन है। ठीक है, इसको हम सॉइल की रिएक्शन भी बोल सकते हैं। पीएच का जो स्केल है वो 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, जिसमें 7 अगर है उसका वैल्यू तो एसिडिक है, और वैल्यू अबोव अगर 7 से ज़्यादा है तो वो वाली सॉइल अल्कलाइन है, और अगर 7 से कम मतलब अगर 7 है पूरा तो वो उसको न्यूट्रल बोला जाता है, बट अगर 7 से कम होता गया वैल्यू तो हम उसको एसिडिक बोलते हैं। ठीक है, तो पीएच जो होता है अगर 4 है तो मान लो एसिडिक है, 5 है वो भी एसिडिक है, 7 गई तो न्यूट्रल है, 7 से ऊपर गई 8 9 तो वो अल्कलाइन हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जो पीएच का होता है सॉइल में कि आयन किस तरीके से सॉल्युबल होंगे। ठीक है, उसकी वजह से फिर आगे जाके माइक्रोब्स और प्लांट की ग्रोथ को इफ़ेक्ट पड़ता है। पीएच जो 6 से लेकर 6.8 के बीच में होता है वो क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसमें आयंस भी अच्छे से सॉल्युबल हो पाते हैं, और इम्पॉर्टेंट होता है ये प्लांट की ग्रोथ का के लिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो होते हैं सॉइल में इजीली सॉल्युबल हो पाएंगे और टेकअप कर सकते हैं। बहुत सारे माइनर एलिमेंट्स जिसमें आयरन है और हेवी मेटल्स ये बहुत ही मोर सॉल्युबल एट लो पीएच। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो जिनके लिए लो पीएच की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा पीएच की ज़रूरत नहीं होती है, तब जाके वो सॉइल उसको ले पाएगी और फिर प्लांट उसको अपने पास ले लेगा। ठीक है, तो हर सॉइल का अपना एक अलग पीएच होता है, तो उस तरीके से वहाँ पे ग्रो या किसी भी प्लांट का ग्रो करना, माइक्रोब का ग्रो करना या किसी भी न्यूट्रिएंट का मेटल्स का उस सॉइल में होना डिपेंड करता है कि उसका पीएच है कितना। ठीक है, Not all soils are created equal, and if it weren't for chemistry, we wouldn't be able to grow many crops here, nor here, nor here. It's like this. Soils are composed of sand, silt, clay, and organic matter. Some have more sand, others more clay. Each soil's unique blend determines its color, texture, and storage capacity for nutritious chemicals. Although incredibly small, nutrients still need their space. And by space, we mean the area surrounding the soil's tiny particles. Keep in mind that surface area is not the same as particle size. For example, clay particles are tiny compared to sand, but they have more than 1,000 times as much external surface area as the particles in an equal volume of sand. However, if a nutrient just sits there unattached, it will likely leach out from the soil when it rains and will not be available for plants. Remember that time when you rubbed a balloon on your best friend's hair and stuck it to a wall? Well, a similar phenomenon occurs in the soil. Through their electrostatic energy, nutrients cling on to clay particle surfaces. Nutrients like calcium, magnesium, potassium, and ammonium are all positively charged chemicals, or cations. And as it turns out, most clay particles and organic matter in soil are negatively charged. So, many nutrients are positive and particles are negative. Perfect. In chemistry, as in romance, opposites attract. Good. No more leaching. But like the balloon on the wall, the nutrients are only temporarily held. In fact, there's actually a shell of water molecules that forms around the cation, preventing it from bonding permanently.
This shell is often called a hydration sphere, but that's a whole other video. So, back to cations. Basically, if a plant wants a nutritious cation like potassium, it will need to exchange it for another cation or cations of equal charge. Luckily, plants produce hydrogen cations that they can exchange. One hydrogen cation for one potassium cation. Easy enough. But for nutrients with a positive charge of 2, like calcium, 2 hydrogen cations are needed. The higher the positive charge, the harder it gets to exchange or trade cations. That's because a cation with high positive charge and small size is preferentially held by the soil over those with lower charge or larger size, meaning that a large cation with a positive charge of 1 will be the first to be released. A divalent cation having a charge of 2 will be released more easily than a cation with a positive charge of 3. Whether they are held tightly or not, the nutrients are available to the plant in exchange for other cations. Not all nutrients are cations, however. Some are actually negatively charged compounds, or anions. Since anions, like nitrate or sulfate, have a negative charge, they are unable to attach themselves to negatively charged particles and, as a result, leach out when watered. Of course, all soils are different. There are soils in the tropics, for example, that have positively charged soil particles. And in that case, it's the anions, not cations, that are held temporarily and then exchanged with other anions. Most soils, however, have negatively charged particles. The more negatively charged a soil is and the more surface area a soil has, the more cation exchange capacity it has. This is such an important factor for plant growth that scientists measure a soil's cation exchange capacity, CEC, in order to help farmers determine how much and how often fertilization is needed. That's because CEC is sort of like a cup size at a fast food joint. Some soils are supersized, but others have a kiddie cup. Pouring too much will just cause a mess, but if you refill several times, you can still quench your thirst. Farming in low CEC soils works almost the same way. Even though the soil has lower capacity, you can fertilize more often using smaller amounts and the plants will grow healthy and strong. And it's a good thing too. Otherwise, we'd have very little land to farm. So the fact that farmers can grow crops almost anywhere kind of seems like superhero powers. But really, it's just knowing about chemistry. मैं आपको एक लास्ट में दिखाऊंगी सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी और सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी, थोड़ा नटशेल में बताऊंगी। बल्क डेंसिटी ये होती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल के पोर स्पेसेस क्या हैं, उसकी वजह से इन्फ्लुएंस करता है सॉइल की हाइड्रोलॉजी और प्लांट का ग्रोथ, रूट ग्रोथ। सॉइल का स्ट्रक्चर मतलब कितना इरोडेबल है, परमेबिलिटी कैसी है, रन ऑफ एंड रूटिंग डेप्थ। सॉइल का टेक्सचर बताता है कि कैसी वो होल्ड कर सकता है पानी को सॉइल के अंदर। सॉइल का कलर बताता है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट और उसका क्या ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है वो बताएगा। सॉइल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि वो अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल के पीएच में अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट के न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिक एंड एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या है, डिपेंड करता है सॉइल के पीएच के ऊपर। सॉइल की सैलिनिटी इफ़ेक्ट करती है प्लांट के ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि कितना ज़्यादा सलाइन है उससे प्लांट का ग्रोथ ठीक होगा या नहीं डिपेंड करता है।
कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है वो, अगर उसके इर्द गिर्द प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं या कंटामिनेंट्स, वो डिपेंड करता है कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी पे। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उस सॉइल के अंदर और उस प्लांट के अंदर भी, तो उस हिसाब से वो अंदर सारे ये चीज़ें ले सकता है।